नमस्कार। अगस्त माह में आपका स्वागत है। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस माह में हम अपने वीडियो लेक्चर्स को आगे की ओर ले जाते हैं। और पिछली कक्षा में हमने आज का वीडियो लेक्चर हमारा बीए सेकेंड ईयर को संबोधित है। बीए सेकेंड ईयर की छात्राएं ये वीडियो देख के अपना असाइनमेंट कर सकती है। तो उनका जो दूसरा पेपर है हिंदी गद्य, उसी पर हम बात कर रहे थे। और हमारे पहले व्याख्यानों में हमने हिंदी गद्य के विकास पर बात की थी। आज भी हमारा जो व्याख्यान का विषय है वो हिंदी गद्य के विकास से संबंधित ही है। और पिछली बार हमने भारतेंदु युग तक के हिंदी गद्य के विकास पर बात की थी। आज हम उससे आगे चलेंगे और उसके बाद हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ, किन संस्थाओं और व्यक्तियों ने इसमें विशेष रूप से योगदान दिया, ताकि आपकी परीक्षा में जो छोटे प्रश्न आते हैं या बड़े प्रश्न आते हैं या 2 नंबर के जो सवाल आते हैं वो भी इस व्याख्यान से आपके हल हो जाए। और अगर बड़ा सवाल आता है हिंदी गद्य के विकास पर तो उसको भी आप हल कर सकें। तो पिछली कक्षा में हमने भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास पर बात की थी। भारतेंदु युग मोटे मोटे तौर पर हिंदी में 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग आता है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। और ये द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक सामान्यतः माना जाता है। और ये द्विवेदी जी के नाम पे इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी गद्य के विकास में उनका अप्रतिम योगदान था। हिंदी गद्य ही न कहे, हिंदी कविता या हिंदी साहित्य भी कहते हैं, तो उन सब में भी जो दूसरा काल है वो द्विवेदी युग कहलाता है। और इसीलिए जो है वो, तो एक छोटा सवाल तो यही हो गया कि द्विवेदी युग जिसको नाम हम कहते हैं वो किन के नाम पर है, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सीधा सरल उत्तर है। इसके अलावा एक जो बड़ा मुख्य आपको बात ध्यान रखनी है कि भारतेंदु युग तक गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हिंदी हो रही थी, जो थोड़ा सा ब्रज का प्रभाव लिए हुए थी, लेकिन कविता की भाषा बहुत बड़े अर्थों में ब्रज भाषा थी और धीरे धीरे वो संक्रमित होते हुए खड़ी बोली हिंदी की ओर जा रही थी। लेकिन यह काल ऐसा आता है जब गद्य और पद्य की भाषा एक हो जाती है, वो खड़ी बोली हिंदी हो जाती है। और ब्रज भाषा का प्रभाव कह लीजिए या आप उस तरह से कह लीजिए कि अब 1900 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य केवल खड़ी बोली हिंदी का साहित्य बनकर रह जाता है। और आज तक 2020 4 अगस्त तक भी अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तो वो खड़ी बोली हिंदी से ही हमारा यहाँ आशय जो है लिया जाएगा। तो इस समय में सबसे बड़ा योगदान देने वाले हिंदी गद्य के विकास में एक व्यक्ति थे, वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने एक पत्रिका निकलती थी सरस्वती, जो 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, उसका संपादन उन्होंने 1903 में संभाला था। और उस पत्रिका के संपादक होने के बाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के परिष्कार, परिमार्जन, उसके व्याकरण व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने उस पत्रिका के द्वारा समस्त हिंदी जगत को, हिंदी साहित्यकारों को एक सुव्यवस्थित हिंदी लिखने के लिए न केवल बाध्य किया बल्कि प्रेरित भी किया। और उनसे अपेक्षा ये हुई कि आप खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू कीजिए, आप खड़ी बोली हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाइए। तो ये हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने रचनाकारों को प्रेरित किया, बाध्य किया, उनको प्रभावित किया कि आप खड़ी बोली हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और जब उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया तो द्विवेदी जी ने अपनी इस पत्रिका सरस्वती के द्वारा उनके व्याकरण को सुधारा, उनकी भाषा का परिमार्जन किया और सही हिंदी लिखना कैसे होता है इस पर वो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। और बिल्कुल उनका कार्य यही था कि मैं हिंदी को दूसरी भाषाओं की तरह एक मानक हिंदी भाषा बनाना चाहता हूँ। तो ये हिंदी गद्य में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, द्विवेदी जी ने ये किया कि हिंदी गद्य को विभिन्न विषयों से जोड़ा। इससे पहले तक सीमित संख्या में विषय थे जिन पर जो है वो लिखी जा रही थी रचनाएं, लेकिन
द्विवेदी जी ने वर्ण्य विषयों का विस्तार किया। उन्होंने ऐसे ऐसे नए विषय, अर्थशास्त्र और ऐसे जुड़े हुए विज्ञान और उन सब पर लेखन खुद भी किया और करवाया भी लोगों से, जिससे हिंदी जो एक नवीन बोध से युक्त हुई, हिंदी गद्य में नए विचारों का आगमन हुआ और नए विषयों की, और जो है हिंदी गद्य जो है वह पुष्पित पल्लवित हुआ। ये द्विवेदी जी का एक बहुत बड़ा काम था। इसलिए जब भी हम हिंदी गद्य के विकास की बात करेंगे तो हमें निसंदेह भारतेंदु और भारतेंदु के बाद आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को हमेशा रेखांकित करना होगा। और आप भी परीक्षा में स्पेशली जो है अगर हिंदी गद्य के विकास पर सवाल आता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जरूर जो है उनके महत्व को जो है वो रेखांकित करें, क्योंकि उन्होंने उस सरस्वती पत्रिका के द्वारा हमारी हिंदी भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही कुछ संस्थाओं की स्थापना भारतेंदु के युग के अंत में और द्विवेदी युग के समय में ये मोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर स्थापित हुई। उनमें काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ये दो संस्थाओं का हिंदी गद्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा ने नागरी अक्षरों का प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य की जो समृद्ध परंपरा है उसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी प्रकार इन्होंने किताबें बहुत छापी हिंदी की, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। तो ये जो पुस्तकों की छपाई हुई, पुस्तकों के बारे में लोगों को अवगत कराया, हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने जो योगदान दिया वो प्रकारांतर से हिंदी गद्य के विकास में भी इनका एक योगदान था। इसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो है वो 1910 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य कार्य ही हिंदी का प्रचार प्रसार करना था और इन हिंदी साहित्य सम्मेलन की फिर बहुत सारी अनेक जगहों पर इसकी शाखाएं खुलने लगी और जिन्होंने जो है हिंदी गद्य को, हिंदी भाषा को एक बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ तक कि इंदौर राज्य ने हिंदी भाषा को अपनी राजकाज की भाषा घोषित कर दिया था इस प्रभाव के बाद, और बहुत बड़ी संख्या में जो दूसरे राज्य थे उन्होंने भी धीरे धीरे नागरी लिपि, देवनागरी लिपि को और हिंदी भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर आपका काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा और फिर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, इन कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्या हुआ कि इसी दौरान हिंदी में विभिन्न विधाओं में लेखन प्रारंभ हुआ, जो पहले हो चुका था, लेकिन कुछ नए विषयों को लेकर कुछ नए रचनाकारों ने हिंदी जो गद्य में अपने हाथ आजमाने शुरू किए। तो इनमें सबसे पहले थी कहानी विधा। 1900 ईस्वी के अंत तक कुछ हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ लिखी जा चुकी थी। इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, जयशंकर प्रसाद ने भी 1911 के तकरीबन कहानी लिखना शुरू कर दिया था और कुछ लोग तो उनकी कहानी ग्राम को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इस तरह से ये जो विभिन्न कहानीकार उभर कर आए, इन्होंने भी हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस कड़ी में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी 1915 में सरस्वती में छपी थी, उसने कहा था, जो आज भी कई महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल है। और उससे बड़ी बात यह है कि हिंदी इस कहानी के शुरुआत में ही गद्य की ऐसी प्रौढ़ रचना, इतनी अद्भुत, इतनी अद्वितीय रचना एक रचनाकार लिख देता है कि आज 100 सालों बाद भी अगर हम हिंदी कहानी की श्रेष्ठ 10 कहानियों की सूची बनाएंगे या हम अगर एक अच्छी कहानी लिखना चाहेंगे, तो उसने कहा था गुलेरी जी की जो है वो मानक कहानी के रूप में है। फ्लैशबैक टेक्निक जिसको हम कहते हैं, उसका पहली बार प्रयोग इस कहानी में हुआ था, जो गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी थी। चरित्रों का अंकन है, कई ऐसी चीज़ें हैं, उद्देश्य, महानता, और उस कहानी को लेकर आप सोचिए कि आज ढेरों हिंदी फिल्में या कह लीजिए जो है हिंदी रचनाएं उस एक कहानी से प्रेरित और प्रभावित होकर बनती रही है। ये हिंदी कहानी जब आई थी तब जो है इसने हिंदी गद्य को एकाएक जो है बहुत प्रौढ़ स्वरूप और बहुत परिमार्जित स्वरूप में बदल दिया कर ये इतनी ताकत है क्या हिंदी गद्य में, जो ऐसी कहानी भी उसमें लिखी जा सकती है। इसी प्रकार ये युग उपन्यासों की दृष्टि से अगर कहें तो जासूसी उपन्यासों का युग है। गोपाल राम गहमरी जो थे, उन्होंने हिंदी में कई जासूसी उपन्यास लिखे, एक मैगजीन भी वो जासूस नाम से निकालते थे। तो उसने हिंदी गद्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे पिछले काल में आपने देखा था अयोध्या प्रसाद खत्री के जो उपन्यास थे,
और उन्होंने भी जैसे योगदान दिया, वैसे ही गोपाल राम घेमरी के इन उपन्यासों ने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। सामाजिक उपन्यास जो थे वो इस युग में नहीं लिखे गए। इसको हम प्रेमचंद पूर्व युग कह सकते हैं। असली जो स्टार है हिंदी का, या असली जो जिसको नायक कह लीजिए, हीरो कह लीजिए, वो मुंशी प्रेमचंद है, जो हिंदी गद्य में जब आते हैं आगामी काल में, तब हिंदी गद्य जो है वो उस ऊंचाइयों पर जा पहुंचता है जहां आज भी जो है हमें उस पर गर्व होता है। तो एक और उपन्यासकार थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जिनका आप भी प्रथम वर्ष में अध्ययन करके आए हैं। उन्होंने भी 2 उपन्यास लिखे थे, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। तो कुल मिलाकर उपन्यासों के द्वारा, कहानियों के द्वारा और महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्थाओं की स्थापना से हिंदी गद्य अब अपनी गति जो है पकड़ चुका था, और हिंदी गद्य जो है अब वो उस दिशा में चल चुका था जहां आगे उसको प्रगति करते ही रहनी थी। ये ध्यान देने की बात है कि ये सब शुरुआती दौर थे हिंदी गद्य को विकसित करने में। आज हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में पत्रिकाएं छप रही है, हजारों लाखों की एडिशन के अखबार छपते हैं, वो सब हिंदी गद्य में है। लेकिन अगर हम 100 साल पहले जाएं तो द्विवेदी जी ने जो लिखा जा रहा है आज भी उसको जांचा जाता है, उस जांचने का काम द्विवेदी जी ने 100 साल पहले ही कर दिया था। अगर शुक्ल जी कहते हैं कि अगर द्विवेदी जी ने वो काम नहीं किया होता तो शायद ये जो है हिंदी भाषा का गलत लिखना और जो है वैसा स्वरूप और कुछ सालों तक आगे चलता और हमें किसी और द्विवेदी जी का इंतजार करना पड़ता। लेकिन बहरहाल हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मिल गए जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से निबंध विधा में भी इस समय में बहुत अच्छी रचनाएं होना लग गई थी, जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए, एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे वो कहानीकार के साथ। उनके निबंधों से सरदार पूर्ण सिंह जो थे, जिनके आप निबंध आपने शायद स्कूली शिक्षा में पढ़े होंगे, मजदूरी और प्रेम, और उनके जो है बहुत अच्छे निबंधों में आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं बहुत निबंध जो है लिखते थे हर तरह के विषय पर। तो इन निबंधों ने भी हिंदी गद्य को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किया, और उन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी संख्या में योगदान दिया। एक और व्यक्ति की चर्चा हम जरूर यहाँ करना चाहेंगे हिंदी गद्य और हिंदी निबंध के दौरान, श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। उस समय जो है बाबू लगाना भी एक बहुत बड़ी गौरव की बात होती थी, क्योंकि वो फारसी से शब्द जो आया था बाबू, तो उसका एक बड़ा वैसा महत्व वाली बात होती थी। तो श्याम सुंदर दास जी ने भी अपने नाम के आगे बाबू लगाया था। इन्होंने कई हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की न केवल खोज करवाई, बल्कि उनको अपने संपादन में जो है पब्लिश करवाया, उनको बनाया, जिसमें इनकी बहुत प्रसिद्ध कबीर ग्रंथावली है, रासों पे है। इन्होंने जो है और बहुत सारे ग्रंथ थे जिनको पब्लिश करवाया और उनका संपादन किया, खोज कर इन्होंने जो है वह एक हिंदी गद्य और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक इनका काम था। और जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ विभागाध्यक्ष बने श्याम सुंदर जी दास, तब इन्होंने देखा कि हिंदी में पढ़ाने के लिए किताबों का बहुत अभाव है। चूँकि हिंदी एक विषय के रूप में तो आ गई, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए वहाँ जो है पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने स्वयं ना केवल पुस्तकें लिखी हिंदी गद्य की और अनेक चीज़ों की, वरन दूसरे लोगों से भी किताबें लिखवाई, जिससे जो है हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक पुस्तकों की एक सीरीज़ उपलब्ध हो सकी। तो ये जो काम थे इनका जो है बड़ा उसमें योगदान था। तो इस प्रकार हम देखें कि आज के हमारे व्याख्यान से हमें ये पता चलता है कि हिंदी गद्य के विकास का पहला चरण भारतेंदु युग था। उससे पहले और जाए तो ब्रज भाषा और राजस्थानी में भी गद्य की जो है वो रचना हो ही रही थी। और उसके बाद जो दूसरा युग आता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के से जो है वो प्रभावित और प्रेरित है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उस हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में बहुत सारी बड़ी संख्या में योगदान करते हैं। और इन्हीं का जो ये प्रभाव था कि हिंदी गद्य व्यवस्थित और परिष्कृत और परिमार्जित हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरस्वती पत्रिका, इन सब ने भी बहुत बड़ा जो है कहानीकारों ने इन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। आगामी बात आगामी जो है व्याख्यान में हम करेंगे। धन्यवाद।